बच्चों आज हम पढ़ रहेंगे अध्यावरणी तंत्र के बारे में। अध्यावरणी तंत्र किससे मिलकर बनता है? त्वचा और उसके व्युत्पन्नों से मिलकर बनता है। व्युत्पन्न के रूप में आप बाल, सींग, खुर आदि होते हैं जो त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं या त्वचा से बनी हुई संरचनाएं होती हैं। अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत हम इसके पहले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं कि मानव की त्वचा किस प्रकार की होती है, उसमें पाए जाने वाले रंग के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं तथा त्वचा में ही एक और संरचना पाई जाती है, बाल या रोम, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार उसको फिर से देख लें। रोम या बाल, ये जो है सभी स्तनियों में पाई जाती है। बाल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला रोम मूल या हेयर रूट, दूसरा रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल, और तीसरा है रोम कांड या हेयर सैप्ट। ये बाल में पाए जाने वाले भाग हैं। रोम मूल जिससे जड़ उत्पन्न होता है या वही स्थान जहां से बाल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रोम मूल या रूट हेयर। उसके बाद दूसरा है रोम पुट्टिका। एपिडर्मिस की जनन स्तर की कोशिकाएं जो है डर्मिस में घुस जाती हैं, जैसे कि यहाँ ये जनन स्तर है। जनन स्तर की कोशिका कहाँ घुस गई? डर्मिस में, और अंतर्वलन के फलस्वरूप इस प्रकार की क्या बना लेती हैं? संरचनाएं बनाती हैं, और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? रोम पुट्टिका या जो नली के समान संरचना होती है, जो कि जनन स्तर के अंतर्वलन के कारण या फिर अंदर मुड़ने के कारण बनती हैं, इन्हें कहा जाता है रोम पुट्टिका या फिर हेयर फॉलिकल। और इसी रोम पुट्टिका के अंदर जो कि नली के समान संरचना होती है, वहां से होके बाल जो है त्वचा के बाहर निकलता है और हमको शरीर की बाहर सतह पर हेयर सेप्ट के रूप में दिखाई देता है। तो रूट हेयर का निचला भाग जो है फूला हुआ होता है। हेयर रूट का या रूट हेयर का निचला भाग कैसा होता है? फूला हुआ। और ये इसकी कोशिकाएं जो है कैसी होती है? विभाजन करने वाली होती हैं, इसलिए यहाँ पे नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और बाल जो है ऊपर की ओर सरकता रहता है। जब बाल त्वचा के बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हेयर सेप्ट या रोम कांड। ये निर्जीव होता है क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये केराटिन केवल बाह्य त्वचा के ऊपरी भाग में पाया जाएगा, या शरीर के बाहर जो बाल पाई जाती है उसी में केराटिन पाया जाता है। बाकी त्वचा के अंदर जो बाल पाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो भी बाल होगा या रोम होगा, उसमें केराटिन नहीं पाया जाता। तो ये था बाल की संरचना। अब बाल या रोम के कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे।
पहला इसका कार्य है, नाक में बाल पाया जाता है, देखे होंगे आप लोग, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और ये बाल जो है हवा या वायु से के साथ में जो धूल का कण अंदर घुसता है उसको रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से नाक में जो बाल रहता है वो हवा को छानने का कार्य करता है। धूल के कण नाक में ही रह जाते हैं और केवल शुद्ध हवा नाक के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा कार्य है बरौनी। आंख के ऊपर जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बरौनी बोलते हैं। तो बरौनियों में बरौनियों के रूप में बाल आंख की सुरक्षा, आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रोम या बाल जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस तरह बालों का जो आवरण होता है उसे लोम चर्म कहा जाता है। तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? लोम चर्म। और लोम चर्म बालों के आवरण से बना होता है, अर्थात बहुत अधिक बाल होगा और वो एक आवरण के रूप में त्वचा में पाया जाता है और ये जो है ताप रोधन का कार्य करता है। चौथा इसका कार्य है, बाल हमारी कुछ भावनाओं को खड़े होकर व्यक्त करते हैं। भावनाओं जैसे कि डर, उत्तेजना, को खड़े होकर व्यक्त करते हैं। तो बाल हमारे भावना है या उत्तेजना को किस रूप में व्यक्त करते हैं? खड़े होकर। जैसे जैसे हम डर जाते हैं लोम चर्म के रूप में बाल क्या करते हैं? तापरोधन का कार्य करता है। चौथा इसका कार्य है, हमारी कुछ भावनाएं हैं जैसे कि डर, उत्तेजना आदि, उस समय बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो हमारी
उत्तेजना हमारी उत्तेजनाओं को क्या करते हैं बाल खड़े होकर व्यक्त करते हैं। इसके लिए बाल की जो हेयर रोम पुट्टिका होती है उस पुट्टिका से एक पेशी जुड़ी होती है, जैसे यहाँ पे उस पेशी को कहा जाता है एरेक्टर पिलाई या हेयर मसल्स। इसी हेयर मसल्स के कारण हमारा बाल जो है एक ओर झुका हुआ होता है और इस मसल्स के नीचे की ओर तंत्रिका तंतु या तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है जो संवेदनाओं को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो जब हम डर जाते हैं उस समय एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के प्रभाव से ये जो हेयर मसल्स है वो खड़े हो जाते हैं, जिसके प्रभाव के कारण ये जो बाल है वो भी क्या हो जाता है खड़ा हो जाता है, जिससे हमारी भावना जैसे कि डर उत्तेजना आदि को व्यक्त करता है। अगला कार्य है कुछ जानवर या पशु ऐसे होते हैं जिसके पूंछ पे बाल पाया जाता है या गुच्छे के रूप में बाल पाया जाता है। पूंछ में बाल गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। जो इन्हें मक्खियों से बचाता है। तो बच्चों ये था बाल के कार्य। अब हम पढ़ेंगे त्वची ग्रंथियां। मनुष्य तथा दूसरे स्तनियों में उपचर्म के जनन स्तर के अंतर्वलन के फलस्वरूप कुछ बहिस्रावी या नलिका के समान संरचनाएं बनती हैं और ये नलिकाएं जो है त्वचा के बाहर खुलती हैं। इन ग्रंथियों को कहा जाता है त्वची ग्रंथियां। तो त्वची ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती हैं और ये नली के समान संरचना होती हैं तथा कब बनती हैं जब जनन स्तर की ये जो कोशिकाएं हैं वो अंतर्वलन करती हैं या मुड़ती हैं, जिससे नली के समान संरचनाओं का निर्माण होता है। उन नली के समान संरचनाओं को क्या कहा जाता है त्वची ग्रंथियां। ये ग्रंथियां निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है तेल ग्रंथि।
तेल ग्रंथियां या सीबेसियस ग्रंथि। दूसरी है श्वेत ग्रंथि, या तीसरा दुग्ध ग्रंथि, चौथा मीबोमियन या टॉर्सल ग्रंथियां। पांचवा है जॉइश ग्रंथियां। और छठवा है सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथियां ये त्वचा के अलग अलग भागों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम तेल ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। तेल ग्रंथि को सीबेसियस ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्रंथि जो है रोम पुट्टिका से जुड़ी हुई है। तो ये रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल है, उससे जुड़ी हुई होती है तथा बाल का या रोम पुट्टिका के साथ ही ये बाह्य त्वचा तक पहुंचती है तथा इससे स्रावित जो पदार्थ है उसे सीबम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। तो तेल ग्रंथि या सीबेसियस ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है वो इस हेयर फॉलिकल के साथ होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के ऊपरी भाग में। और जो सीबम नामक पदार्थ निकलता है वो बाल को और शरीर की त्वचा को क्या करता है? चिकना और नम बनाने में मदद करता है। और ये ग्रंथि जो है कैसी होती है? शाखित। ये देख रहे हैं आप लोग, ये नली के समान संरचना है और ये शाखित होती है। दूसरी ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जो है त्वचा की, ये डर्मिस वाला भाग है, तो डर्मिस वाले भाग में पाया जाता है और इसमें जो पदार्थ स्रावित होता है उसको क्या कहा जाता है? पसीना कहा जाता है। पसीना एक नली के समान संरचना से होते हुए कहाँ पहुंचता है? बाह्य त्वचा की सतह पे। और उस बाह्य त्वचा की सतह पे क्या पाया जाता है? एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे श्वेत पोर या श्वेत छिद्र कहते हैं। और इस श्वेत छिद्र से होते हुए पसीने की ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ जो है शरीर की सतह पर पहुंच जाता है। और ये पसीना जो है वाष्पीकरण के द्वारा शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। तो ये त्वचा में पाए जाने वाले दो ग्रंथियां हुई, तेल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है दुग्ध ग्रंथि। ये जो है सभी स्तनियों के अधर तल पर स्थित होता है और इनसे एक गाढ़ा तरल पदार्थ स्रावित होता है।
जिसे दूध कहा जाता है। क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का और अलग अलग संख्या में दुग्ध ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं। श्वेत जो दुग्ध ग्रंथि है उसे श्वेत ग्रंथि का ही रूपांतरित रूप माना जाता है। दुग्ध ग्रंथि को श्वेत ग्रंथि का रूपांतरित रूप माना जाता है। जो चर्म के गहराई में स्थित होता है। त्वचा में जो चर्म होता है उसकी गहराई में स्थित होता है तथा ये छोटे छोटे पिंडों से मिलके बनता है। प्रत्येक पिंड में वायु कूपिका पाई जाती है और ये वायु कूपिकाएं जो है मिलके क्या बनाती हैं? सामान्य दुग्ध वाहिनी का निर्माण करती हैं। अभी हम क्या देख रहे थे? दुग्ध ग्रंथि क्या होता है। तो दुग्ध ग्रंथि से क्या निकलता है? दूध स्रावित होता है और दुग्ध ग्रंथि को क्या कहा जाता है? श्वेत ग्रंथि का रूपांतरित रूप माना जाता है। श्वेत ग्रंथि जो चर्म होती है उसकी गहराई में स्थित होती है और गहराई में दुग्ध ग्रंथि छोटे छोटे पिंड जैसे कि इस प्रकार के छोटे छोटे पिंडों से मिलके बनती हैं। इन पिंडों की कोशिकाएं विशेष प्रकार की संरचना जिसे क्या कहते हैं? एल्वुलाई या फिर वायु कूपिका कहते हैं। तो प्रत्येक पिंड में एक क्या पाया जाता है? एल्वुलाई पाया जाता है और प्रत्येक एल्वुलाई से एक इस प्रकार की क्या निकलती है? नलिका के समान संरचना निकलती है और ये सारी नलिकाएं मिलके एक सामान्य दुग्ध नलिका या वाहिनी का वायु कूपिका से जो नलिकाएं निकलती हैं वो आपस में मिलके सामान्य दुग्ध वाहिनी या नलिका का निर्माण करती हैं और ये नलिका जो है दुग्ध ग्रंथि के चूसक या निपल में जाके खुलती है। दूध एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि प्रोटीन के रूप में कैसीन, लैक्टोग्लोब्युलिन, लैक्टोएल्बुमिन आदि प्रोटीन पाए जाते हैं और लैक्टोज शर्करा तथा वसा पाया जाता है। मनुष्य का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है
और शर्करा की मात्रा अधिक होती है। और ये दूध जो है मादा में तब स्रावित होता है जब सकिंग पीरियड होता है। दुग्ध ग्रंथियां नर में निष्क्रिय रूप में पाई जाती हैं और जबकि मादा में सक्रिय होती हैं। और शिशु के दुग्ध पान करते समय अंडाशय, एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ये उत्पादित होती हैं और दूध बच्चे को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगली जो ग्रंथि है वो है मीमोमियन ग्रंथि या टॉर्सल ग्रंथि। ये ग्रंथि पाई जाती है पलकों के किनारे। आंख में जो पलक होता है तो मीबोमियन। चौथी जो ग्रंथि है वो है मीबोमियन या टॉर्सल ग्रंथि। ये पलकों के किनारे की चर्म में पाई जाती है और इनसे जो स्राव निकलता है वो पलकों को चिकना बनाता है, साथ ही साथ आंख में फैलकर आंख की सुरक्षा करने का भी कार्य करता है। पांचवी ग्रंथि कहलाती है जॉइस ग्रंथि। ये ग्रंथि बरौनी के पुट्टिकाओं में पाई जाती है या बरौनी की जो पुट्टिका होती है वहां पे स्थित होती है और इनसे जो स्राव या पदार्थ निकलता है उससे बरौनी चिकनी रहती है और बरौनियों की ये सुरक्षा करता है। छठवां जो ग्रंथि है उसे कहते हैं सेरोमिनस ग्रंथि। ये सेरोमिनस ग्रंथि बाह्य कर्ण की कर्ण गुहा या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाया जाता है। सेरोमिनस ग्रंथि जो है सेरोमिनस ग्रंथि तथा सीबेसियस ग्रंथि ये दोनों ग्रंथियां जो है कान की गुहा में पाया जाता है। सेरोमिनस ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ सेरोमिनस कहलाता है तथा सीबेसियस ग्रंथि से निकलने वाला तेल कहलाता है। सीबेसियस ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? तेल। तो सेरोमिनस और तेल दोनों मिलके तेल धन सेरोमिनस मिलके बनाते हैं मोम के जैसा पदार्थ। मोम के जैसा पदार्थ बनाते हैं जो कान की जो बाह्य त्वचा है उसकी सतह पे
फैला पतली परत के रूप में पाया जाता है। अब आगे हम देखेंगे, ये तो था त्वची ग्रंथियां जो त्वचा में पाई जाती है। अब हम देखेंगे त्वची संवेदना। त्वचा के ऊपर कई प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अंग पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, त्वची संवेदांग कहा जाता है। और ये त्वची संवेदांग जो है विभिन्न प्रकार के ताप, प्रकाश आदि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। चूंकि ये त्वचा में संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, त्वची संवेदांग कहा जाता है। अब आगे त्वचा के कार्य। त्वचा कौन कौन से कार्यों को संपन्न करता है, ये देखें। तो सबसे पहले शरीर सुरक्षा। त्वचा जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले शरीर के अंतरांगों की सुरक्षा करता है। साथ ही साथ इसके जो व्युत्पन्न है खूर, सींग आदि, वो क्या करते हैं, शत्रुओं से जीवों की रक्षा करते हैं। दूसरा कार्य आपका अवशोषण। त्वचा विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ जैसे दवा आदि का क्या करता है, अवशोषण करता है। तीसरा, खाद्य संग्रहण। त्वचा में बहुत सारे भोजन जो है संग्रहित रहता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि के रूप में त्वचा जो है भोजन को संग्रहित करके रखती है। चौथा कार्य ताप नियंत्रण का। त्वचा जो है ताप का नियंत्रण करता है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। जब गर्मी बहुत अधिक होती है उस समय त्वचा की सतह पर जो धमनिकाएं पाई जाती हैं वो फैल जाती हैं, जिससे रक्त जो है अधिक से अधिक कहाँ पे आ जाता है, शरीर की सतह पे आता है, जिससे रक्त ठंडा होता है। इस प्रकार शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, त्वचा जो है करता है। पांचवा इसका कार्य है उपयोगी पदार्थों का श्रावण। त्वचा के द्वारा कई उपयोगी पदार्थ स्रावित होते हैं, जैसे कि दूध आदि, जो क्या होता है, मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है, जिससे हमें पोषक प्राप्त होता है। छठवां कार्य है विटामिन डी का निर्माण। विटामिन डी का निर्माण सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा जो सीबम निकलता है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से किसका निर्माण करते हैं, विटामिन डी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा त्वचा जो है पुनर्भरण का कार्य भी करती है। पुनर्भरण के द्वारा नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे घाव आदि भरते हैं या घाव ठीक होता है। आठवां इसका कार्य है
आकार देना, त्वचा जीवों को एक विशेष आकार प्रदान करता है। 9वां इसका कार्य है संवेदना ग्रहण करना। त्वचा में कई प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बच्चों ये विभिन्न प्रकार के त्वचा के कार्य थे। त्वचा जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करता है, खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से अनुपयोगी पदार्थ जैसे पसीने के रूप में बाहर निकलता है और उस पसीने में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण भी त्वचा में होता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य भी त्वचा करता है और शरीर को एक विशेष आकार प्रदान करने में भी त्वचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में त्वचा से संबंधित या अध्यावरणीय तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचना जैसे कि बाल के कार्य, त्वची ग्रंथियां या त्वचा में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, त्वची ग्रंथियां, त्वची संवेदांग और त्वचा के कार्य के विषय में चर्चा की। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।